जय हिंद दोस्तों। मोहित टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे द्वारा आपको लेखपाल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक मैराथन कराई जा रही है। ये लेखपाल एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और जितने ही मेरे द्वारा क्वेश्चंस कराए जाएंगे और मैंने बहुत से ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी लिया है, आप उनको भी अवश्य जानें। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की मैराथन को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो से जुड़े हैं, पहले इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए सभी मित्रों को। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है कि चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सभी संप्रदान तत्पुरुष, या सी सभी बहुब्रीहि, या डी तत्पुरुष कर्मधारय या द्वंद्व समास। कमेंट करें, आप भी बताएं मुझे कि आंसर क्या बन सकता है इसका। हम आंसर की बात करें तो चक्रपाणी, पहले हम चक्रपाणी को लेते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब क्या है? चक्र है पाड़ी में जिसके, अर्थात विष्णु जी। अब चंद्रभाल, चंद्रभाल का मतलब क्या है? चंद्रमा है भाल पर जिसके, अर्थात शिव जी। सुलोचना, सुलोचना का अर्थ क्या है? सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात स्त्री विशेष। तो इसमें जो हमारा जो समास बनेगा वह बनेगा सभी बहुब्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बहि, ऑप्शन बी बहिर, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा बहिर, या ऑप्शन डी बहिष। कमेंट करें, आप भी बताएं कि आंसर क्या बन सकता है इसका। बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग की बात करें तो इसमें हमारा बहिर उपसर्ग बनेगा। बहिर, बहिर शब्द से उपसर्ग से अन्य शब्द भी बनते हैं, जैसे बहिर्गमन, जैसे बहिर्गमन। दूसरा बनता है बहिर्जगत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? वो बन जाएगा हमारा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विद्वंती, ऑप्शन सी विद्यामती, और ऑप्शन डी विद्यावंती। आप बताएं मुझे आंसर क्या बन सकता है। आपको यदि क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करते जाएं कि आंसर क्या बनेगा। विद्वान शब्द के स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो यह विदुषी बनेगा। इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि राम की गाय चरती हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, और डी अधिकरण। राम की गाय चरती हैं, इसमें आपको यह देखना है कि कारक कौन सा है, कारक विभक्ति कौन सी यूज हुई है इसमें, की। अब की किस में आती है आपको ये देखना होगा। तो की इसमें की आती है हमारी संबंध कारक में। का, की, के, जैसे का, की, के, रा, री, रे। तो ये हमारे संबंध कारक के हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए शर्मिंदा होना, बी टुकड़ों में बांटना, सी विभाजित करना, या डी आंखें चुराना। आप भी कमेंट करें, मुझे आंसर बताएं कि आंसर क्या बन सकता है इसका।
अब हम बात करें इसके आंसर की, तो कट जाना मुहावरे का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा हमारा शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना। इसको हम वाक्य के रूप में प्रयोग करें तो इसको वाक्य के रूप में प्रयोग करेंगे कि तेरा मुंह तोड़ जवाब सुनकर वह कट गया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ए। ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उच्छ्वास, ऑप्शन बी उच्छ्वास, ऑप्शन सी उच्छ्वास या ऑप्शन डी उत्श्वास। आप भी मुझे बताएं कि आंसर क्या बन सकता है इसका। अब हम आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास। इसमें कौन सी संधि है, इसमें हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि कैसे हुई हमारी, हमको ये देखना होगा। इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा डी। अब व्यंजन संधि कैसे बनी हमारी, ता या दा, ता या दा के बाद शाह हो, शाह हो, ता या दा के बाद, ता या दा के बाद हम उसे चा कर देते हैं और शा को छा कर देते हैं। जैसे इसमें चा था, जैसे इसमें चा था तो चा को हमने ता बना दिया, और छा था, छा को हमने श्वा बना दिया, श्वा। तो इसी तरीके से हमारी जो संधि बनेगी ये व्यंजन संधि बनेगी, उत प्लस श्वास। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। ए करण तत्पुरुष, बी अलुक तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष और डी संबंध तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाले की बात करें तो उसमें अलग तत्पुरुष समास आएगा, अलग तत्पुरुष समास। अब हम समझें तो अलग तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप ना हो उसमें अलुक तत्पुरुष समास होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अकाल का विलोम शब्द है। ए काल, बी सुकाल, सी दरबिच्छ या डी पैदावर। बताइए आप आंसर क्या बन सकता है इसका। अकाल के विलोम शब्द की बात करें तो इसका जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा सुकाल। तो इसका जो राइट आंसर क्या बना हमारा बी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं तो नेक्स्ट दिया है कि तमस का पर्यायवाची शब्द है। ए अंधेर, बी अंधकार, सी अखंड और डी अंधा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि इसमें मैंने आगे बहुत सी चीज़ें भी ली हैं एग्ज़ाम के लिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं लेखपाल के लिए। बताइए अब तमस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमेंट करिए आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या बनेगा तमस का। अब हम तमस की बात करें तो तमस अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं जैसे तम, जैसे तिमिर, जैसे अंधेरा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट दिया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ए ज्योत्सना, ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योतिषना या डी ज्योत्सना। बताइए आप आंसर क्या बनेगा इसका।
अब हम शुद्ध वर्तनी शब्द की बात करें तो यह बनेगा ज्योत्सना। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिसमें रात और दिन की लंबाई अंतर में सर्वाधिक होता है। मतलब जिसमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है, उस तिथियों को हम क्या बोलेंगे। ए विषुव, बी अपसैरिका, सी संक्रांति या डी सूर्य समीपक। कमेंट करें, आप बताएं आंसर क्या बन सकता है इसका। अब हम बात करें तो रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक कब होगा। पहली बात तो हमको ये जानना होगा, रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर संक्रांति पर होता है। संक्रांति पर हमें उससे संबंधित और तथ्यों को जानना होगा। यह घटना जो होती है वो 2 वर्ष में 2 बार घटित होती है। पहली कब होती है, 20 से 21 जून। 20 से 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर होता है। कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर जब होता है तो वो लंबवत चमकता है। उस घटना को हम ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ग्रीष्म संक्रांति। दूसरी घटना कब होती है, उसे हम शीत संक्रांति बोलते हैं। वह होती है हमारी 21 से 22 दिसंबर। हम यहाँ लिख लेते हैं 21 से 22 दिसंबर। उस घटना को हम बोलते हैं शीत संक्रांति। इसमें अभी सूर्य लंबवत चमकता है मकर रेखा पर। आपको याद रखना पड़ेगा, मकर रेखा पर चमकता है 21 से 22 दिसंबर में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या बना, सी। सी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। ए जेनेवा में, बी पेरिस में, सी वियना में या डी तमिलनाडु में। आप कमेंट करते जाएं कि आंसर क्या बनेगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की बात करें तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है इसका मुख्यालय। और इसके बारे में थोड़ा और जाने हम, तो इसका जो गठन किया गया था वो 1957 में किया गया था। इसका जो गठन किया गया था 1957 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। और इसका जो गठन किया गया था वो 1957 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है। ए मिर्ज़ापुर, बी प्रतापगढ़, सी फतेहपुर या डी बाराबंकी। कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि आंसर क्या बन सकता है इसका। कमेंट करती जाएं अब आंसर में। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। जब हम आंसर की बात करें तो आंवला, आंवला के बारे में हम जानते हैं। तो हम आंवला के बारे में बोलें तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा राइट आंसर बी। बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट दिया कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है। ए उड़ीसा, बी केरल, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम के बारे में बात करते हैं हम। तो मोहिनी जो अट्टम नृत्य है वो केरल राज्य में से संबंधित है। बाकी के हम ऑप्शन को जानें। उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु,
एट्रियम। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई? ए 15, बी 20, सी 24 और डी 29। इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। 11वीं अनुसूची, आपको ऑप्शन में ये देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है उन दोनों की संख्याओं का, उन दोनों डिजिटों का टोटल करने पर 11 आ रहा है। तो 15 को हम 1 और 5 को जोड़ते हैं तो 11 नहीं आ रहा है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 29 को हम जोड़ें 2 और 9, 2 + 9 को जोड़कर 11 बन रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय। आपको ये याद रखना है ट्रिक कि जिस ऑप्शन में दोनों डिजिटों का टोटल 11 बन रहा हो वही आंसर होगा। वैसे उसका आंसर 29 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक है? ए किलोबाइट, बी मेगाबाइट, सी गीगाबाइट और डी बिट। बताइए अब आंसर क्या बन सकता है इसका। अब हम बात करें तो मेमोरी के सबसे छोटे मात्रक के बारे में, तो इसको हम बिट कहते हैं। मैंने एक डायग्राम लिया है, पहले उसको समझते हैं, उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम को हम देखते हैं। डायग्राम में क्या दिया है? एक बिट बाइनरी डिजिट जो 0-1 से स्टार्ट होती है। एक निबल बराबर 4 बिट्स होती हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होती हैं। एक किलोबाइट बराबर 1 या 24 बाइट होती हैं। एक मेगाबाइट बराबर 1 या 24 किलोबाइट होती हैं। एक गीगाबाइट बराबर 1 या 24 MB होती हैं। और एक टेराबाइट बराबर 1 या 24 GB। एक पेटाबाइट 1 या 24 TB। एक एक्जाबाइट 1 या 24 PB। एक जेटाबाइट 1 या 24 EB। एक योटाबाइट बराबर 1 ZB। और एक ब्रोनोबाइट बराबर 1 BB। और सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है जियोबाइट, जिसमें 1 या 24 ब्रोनटोबाइट होते हैं। आपको बाइट्स का ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें कितनी पावर होती हैं। वैसे आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो आप वो बोलोगे जियोपोबाइट। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है बिट। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या जाना था? हमने जाना था बिट। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है और सबसे बड़ी जियोपोबाइट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है कंप्यूटर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात चलते हैं हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहा जाता है? ए कंट्रोल यूनिट, बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या डी रैम। आप बताएं इसका आंसर क्या बन सकता है। अब हम बात करें तो निम्नलिखित में से जो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहा जाता है वह कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। वह कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था? बताएं अब आंसर मुझे क्या बनेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं हम पहले। ऑप्शन ए दिया एका आंदोलन, ऑप्शन बी दिया खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी दिया तेभागा आंदोलन और ऑप्शन डी दिया है मोपला विद्रोह। आप कमेंट करते हैं कि आंसर क्या बनेगा उसका। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते जाएं।
अब हम बात करें तो किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। गांधी जी ने जो नेतृत्व किया था वो खेड़ा सत्याग्रह का किया था। यह 1918 ईस्वी में हुआ था, 1918। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, इसमें एक तो संस्था आंदोलन दिए हैं, दूसरा संस्थापक दिए हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थे। डी, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विवियन डेरिजियो थे। बताइए आप आंसर क्या बनेगा इसका। अब हम बात करें तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है उसके संस्थापक कहलाए जाते हैं वो राजा राममोहन राय को सही कहा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग, ये भी सही कहा जाता है। बट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक एनी बेसेंट को नहीं कहा जाता। इसकी जो स्थापना की थी मैडम ब्लावत्स्की ने किया था और कर्नल अलकट ने किया था, और उनके साथ विलियम कॉन जज और कुछ अन्य सहयोगी थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। पहला हम बोलेंगे मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। दूसरी थी अलकाट, कर्नल अलकाट और कुछ उनके सहयोगी थे और एक जज थे जिनका नाम था विवियन क्वान। इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1875 के न्यूयॉर्क में। भारत में 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में इसका एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। आपको क्या बात याद रखनी है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अलकाट ने, विवियन क्वान ने और कुछ अन्य सहयोगी ने, और इसकी स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में की गई। और इसी के साथ साथ भारत में इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के अड्यार में की गई। वहाँ पे इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बोल सकते हो आप या कार्यालय खोला गया। और डी दिया है यंग बंगाल आंदोलन, इसके संस्थापक हेनरी विवियन डेरिजियो, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, सी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने नहीं की, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। शासक दिया है और एक जगह उपाधि दी है। पहला दिया है ए समुद्रगुप्त पराक्रमांक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी कुमारगुप्त सकारी, और डी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। बताइए आप इसमें से किस शासक की उपाधि सही नहीं दी है। अब हम बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त की उपाधि पराक्रमांक सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उन्होंने, ये भी सही है। बट कुमारगुप्त सकारी की उपाधि धारण नहीं की, उन्होंने की है महेंद्रादित्य। दूसरी श्री महेंद्र और एक दी थी अश्वमेघ महेंद्र। एक तीसरी है अश्वमेघ महेंद्र। तीन उपाधि धारण की, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, और स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह सत्य है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर।
कुमार गुप्त ने सकारी की उपाधि धारण नहीं की, 3 उपाधि धारण की, अश्वमेघ महेंद्र, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। ये ग्रामीण विकास से संबंधित क्वेश्चन हैं हमारे अब ये। अब हम बात करें, दिया है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ। आप भी कमेंट करें, मुझे बताएं कि आंसर क्या बन सकता है इसका। अब हम बात करें तो ऑप्शन ए दिया 1 जुलाई 1952, बी दिया 15 जुलाई 1952, सी दिया 5 जुलाई 1953 और डी दिया 1 जनवरी 1955। अब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम, ये जो अधिनियम था वो 1950 का था। 1950 इसकी जो स्थापना की गई थी वो स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1952। 1 जुलाई 1952। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। ए 6ठी पंचवर्षीय योजना, बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, सी 4थी पंचवर्षीय योजना और डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए आप, गरीबी हटाओ का नारा का जो उद्देश्य था वो किस पंचवर्षीय योजना का था। मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपकी लेखपाल की मैराथन को के माध्यम से, जो आपकी लेखपाल 24 जुलाई एग्ज़ाम को ध्यान में देखते हुए मैंने ये किया है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जिसमें मेरे द्वारा प्रत्येक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें तो गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 1979। इसका जो उद्देश्य था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन से 4 चीज़ें बता दूंगा, इसमें से एक क्वेश्चन यदि एग्जाम में बना तो बन जाएगा। इसमें यह बोला है कि क्रियाशील जोतों के आधार पर सीमांत जोत वह हैं जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है, 1 या 4 हेक्टेयर के बीच में है, या 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है, या 10 से अधिक हेक्टेयर के बीच में है, या 10 से अधिक आप बोल सकते हो हेक्टेयर में है। अब हम बात करें तो क्रियाशील जोतों के आधार पर सीमांत जोत किसे कहते हैं। सीमांत जोत हम उन्हें कहेंगे जिनकी 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है। और लघु जोत किसको कहेंगे। लघु जोत हम उनको बोलेंगे जिनके 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में है, इसको हम बोलेंगे लघु जोत। 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास जमीन है उनको हम बोलेंगे मध्यम, और 10 से अधिक हेक्टेयर वालों को हम बोलेंगे दीर्घ। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, क्रियाशील जोतों के आधार पर सीमांत जोत किसको बोलती हैं, जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम है, 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में लघु जोत कहलाई जाती है, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच की भूमि को मध्यम आप बोल सकते हैं, जोत बोल सकते हैं, और 10 से अधिक हेक्टेयर की भूमि को आप दीर्घ जोत बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि जाटों को रहने की जगह को क्या कहा जाता है। ए गुड़ा, बी ठाड़ी, सी धोबी बाड़ा या डी टोला। जाटों के रहने की जगह के हम बारे में बात करें तो उसे गोड़ा कहा जाता है, गोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं।
अब टोक्यो ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन दिया है। मैं इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दूंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में बात करें तो इसमें क्वेश्चन ये दिया है कि पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। ए यांग क्वान, बी अनास्तासिया गैलिशिना, या सी नीना क्रिस्टेन, या डी हो जियोहुई। अब हम बात करें तो हम पहले टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में हम जाने तो पहले हम यही जानते हैं कि पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो चीन की यांग क्वान ने जीता था। अब थोड़ा जाने तो जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट बात बोली जाती है इसका ध्येय वाक्य क्या है। इसका जो ध्येय वाक्य है वो यूनाइटेड बाय इमोशन। ध्येय वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। फिर इसमें यह पूछा जाता है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो पहले थे हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह, दूसरी थी महिला मुक्केबाज मैरी कॉम, और समापन ध्वजवाहक कौन थे। समापन ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। मैं रिपीट कर देता हूँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। चीन की यांग क्वान ने। ध्येय वाक्य क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। कब से कब तक चालू ये ओलंपिक चालू रहा था, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक यह जारी रहा था ओलंपिक। और इसमें ध्वजवाहक भारतीय कौन थे। पहले थे उद्घाटन समारोह में हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह, महिला मुक्केबाजी मैरी कॉम, और जो समापन ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पूनिया। आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी इसमें। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सजरा, इसमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। ए सजरा अधिकार अभिलेख से संबंधित है, बी खसरा जिसको हम बोलते हैं ग्राम का नक्शा, सी खतौनी अर्धवार्षिक रजिस्टर, डी खेवट जिसे हम बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। आप बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। अब हम बात करें तो सही सुमेलित की बात करें तो सही सुमेलित तो खेवट होगा, वो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। सजरा की बात करें तो सजरा किसको बोलते हैं। सजरा बोलते हैं ग्राम के नक्शे को, आप बोल सकते हैं इसको। खसरा किसको बोलते हैं, अधिकार अभिलेख से संबंधित है ये। खतौनी अर्धवार्षिक रजिस्टर नहीं होता, यह होता है वार्षिक रजिस्टर। फिर से अब मैं आपको बताता हूँ, खेवट जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, सजरा को हम ग्राम का नक्शा बोलते हैं, खसरा को हम अधिकार अभिलेख से संबंधित कहते हैं, और खतौनी जो होती है वो वार्षिक रजिस्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का आरंभ कब किया गया था। ए 1951, बी 1952, सी 1953, या डी 1954। बताएं आंसर क्या बनेगा। मैंने चकबंदी की धाराएं जब कराई थी तो उसमें चकबंदी के बारे में थोड़ा कुछ बताया था, उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। दूसरा ही पॉइंट था ये जब मैंने चकबंदी की धाराएं कराई थी। अब हम बात करें तो चकबंदी योजना का जो आरंभ किया गया था वो आरंभ किया गया था हमारा 1954। कहाँ से किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले की कैराना तहसील, मुजफ्फर कैराना तहसील। कैराना तहसील, और दूसरा था हमारा सुल्तानपुर जिले की
मुसाफिर खाना तहसील, मुसाफिर खाना तहसील। चकबंदी योजना का आरंभ वर्ष 1954 से किया गया था। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से किया गया था, मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील से और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट दिया है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब से लागू किया गया। ए 8 मार्च 1953, बी 8 अप्रैल 1953, सी 8 मार्च 1954 या डी 8 अप्रैल 1952। बताइए आप आंसर क्या बनेगा इसका। ये जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से समझें। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के बारे में बात करें तो ये अधिनियम 1953 को 4 मार्च 1954 राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसको प्रदान की गई। इसमें जो बताया गया जो अधिनियम है वो 1953 से संबंधित है। ये इसमें 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति द्वारा तो स्वीकृति मिली थी इसे, और 8 मार्च 1954 को इसको लागू किया गया था। 8 मार्च 1954। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये 1953 का अधिनियम है। 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी इसे, और लागू हुआ था ये 8 मार्च 1954 को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट दिया है कृषि भूमि का उपयोग करने के लिए किसानों से वसूल किया जाने वाला कर निम्न में से कौन सा है। ए आयकर, बी लगान, सी निगम कर और डी क्रय कर। बताएं आप आंसर क्या बन सकता है इसका। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ और शेयर भी करते जाइए वीडियो को, क्योंकि आपकी लेखपाल के एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण मैराथन है ये। कृषि भूमि का उपयोग करने के लिए जो किसानों से वसूल किया जाने वाला जो कर होता है उसे हम लगान बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, ये पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, थोड़ा बड़ा है ये। इसमें दिया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। हमें इसमें सही कूट का चयन करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि किसान वही सूची 1 में लिखी है, सूची 2 में जिलाधिकारी द्वारा तैयार कराया गया दस्तावेज है ये। दिनचर्या खतौनी में जोतदार के नाम में परिवर्तन करने से संबंधित है ये। या ग्राम रजिस्टर किसान की भूमि संबंधी जानकारी की पुस्तिका है ये। या दाखिल खारिज लेखपाल के प्रतिदिन के कार्य का विवरण की पुस्तिका है ये। मिलान करिए। अब हम बात करें तो किसान भाई किसको कहा जाता है। किसान नाम लिखा आ रहा है, की पॉइंट ट्रिक पकड़िए तो किसान हो जाएगा। किसान की भूमि संबंधित जानकारी की पुस्तिका। अब दिनचर्या आ रहा है, दिनचर्या मतलब कब होती है, हम प्रतिदिन लेखा जोखा करते हैं तो इसको पकड़िए तो ये हो जाएगा हमारा लेखपाल के प्रतिदिन के कार्य का विवरण पुस्तिका। ग्राम रजिस्टर जिला अधिकारी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज होता है। और दाखिल खारिज क्या होता है, खतौनी में जोतदार के नाम में परिवर्तन। तो अब ऑप्शन मैच करिए क्या बनेगा। पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का फर्स्ट और चौथे का क्या बनेगा दूसरा। तो हमारा बनता है 3 4 1 2। अब हमको ऑप्शन में देखना है 3 4 1 2 किस में है। अच्छा, हमारा 3 4 2 ऑप्शन किस में है, सी नहीं हमारा डी ऑप्शन में है 3 4 2 1। तो इसका जो राइट आंसर 3 4 2 1 था, या हमने क्या मैच किया था, एक बार और कर लें थोड़ा। किसान भाई मैंने बताया था 3, दिनचर्या भाई किससे हमने बताया था 4 लेखपाल के, और ग्राम रजिस्टर किससे बताया था 1, 3 4 1 2 बताया था ना। दाखिल खारिज किससे था, दाखिल खारिज था हमारा 2, हाँ 3 4 1 2 था, 3 4 1 2। हमने थोड़ा इसे अपोजिट पढ़ लिया था, 3 4 1 2 आंसर हो जाएगा इसका। अब लेखपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी जानें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं बताने जा रहा हूँ,
इसको आप इग्नोर ना करें क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। हेडिंग क्या बनाई है मैंने, भारत के शीर्ष फसल उत्पादक राज्य कौन से हैं, ये समझिए। पहला दिया है कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, पश्चिम बंगाल। याद रखें इसको, स्क्रीनशॉट भी खींचते जाएं साथ ही साथ। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये भी पश्चिम बंगाल। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्या है, भारत में कसावा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तमिलनाडु। ये भी याद रखें आप। और भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ये जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट दिया है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक, आपने सुना होगा नाम, महाराष्ट्र का जरूर, सफ़ेद प्याज, जीआई टैग मिला था। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, महाराष्ट्र। भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक, मध्य प्रदेश। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, केरल। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, असम। भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिहार। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सिक्किम। ये भी याद रखना है आपको। और भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कहलाया जाता है आंध्र प्रदेश। तो मेरे द्वारा आपको ये बताई गए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिए। भारत के शीर्ष फसल उत्पादक राज्य हैं ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ग्रामीण विकास से संबंधित हैं ये सब चीज़ें। हेडिंग क्या बनाई है मैंने, महत्वपूर्ण फसलें व उन्नत किस्में। आपको ये भी याद रखना होगा। पहली कौन सी दी है, गेहूँ। याद रखें, गेहूँ। अब गेहूँ की किस्म कौन कौन सी होती है हमको ये याद रखना है। तो गेहूँ की सोनालिका होती है, क्रांति कल्याण होती है और सोना, ये तीनों इसकी किस्म होती हैं, सोनालिका, क्रांति कल्याण, सोना। चावल, अब चावल की किस्म क्या है, जया है, पद्मा है, पंकज है, बाला है, रत्ना है, हेमा है, हंसा है और साबरमती। आपको सब याद रखनी पड़ेंगी इनकी किस्मों को। इन यदि क्वेश्चन बनेगा तो इन किस्मों से बन जाएगा कि बताइए, क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि बताइए पंकज किसकी किस्म है, गेहूं की है, चावल की है, जौ की है, ज्वार की है, तो हम बताएंगे चावल की है। अब जौ की दो हैं, अंबर और क्लीपर। अब आती है ज्वार, तो ज्वार की किस्म कौन कौन सी है, एक तो स्वर्ग है और एक है CSV2, स्वर्ग है और CSV2 है। अब हम चलते नेक्स्ट, मक्का की किस्म देखते हैं। मक्का की किस्म पहली है गंगा 101, रणजीत, जवाहर और दक्कन। गंगा 101, रणजीत, जवाहर और दक्कन, ये चार इसकी किस्म हैं। अब हम बाजरा पे चलते हैं। बाजरा की कौन सी है, पूरा मोती और ताब बिंद्रो। ये आपको किस्म याद रखनी होगी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये किस्म। सरसों एवं तोरियां की क्या होंगी, संगम होगी, टाइप 9 होगी और टाइप 36 होगी। अब मूंग की क्या बनेगी, मूंग की बनेगी मोहनी, जवाहर, शीला, अमृत और पंत। इसकी किस्म आपको याद रखनी होंगी, मूंग की कौन कौन सी किस्म होती हैं। हम अंतिम पे चलें तो चना दिया है। चना में की जो किस्म होती हैं वो होती है, एक तो अजय होती है, एक अतुल होती है, एक गौरव होती है, एक उज्जैन 21 होती है और एक पूसा 209 होती है। तो आपको ये सभी किस्मों को अच्छी तरीके से याद रखना होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए आप इनको एक बार एग्ज़ाम से पहले रीड कर लें कि कौन सी किस्म किस फसल की है। आज की मैराथन में मेरे द्वारा आपको कुछ प्रमुख क्वेश्चंस कराए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया गया है। आपको यदि ये मैराथन अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। यदि आपके मुझे कमेंट से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, इससे मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में।
तो इसलिए आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मैराथन आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से जितने ही मैंने क्वेश्चन कराए हैं और महत्वपूर्ण तथ्य बनाए हैं उनको एग्ज़ाम से पहले रीड करके जाएं। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें। मेरा टेलीग्राम चैनल मोहित टीचिंग क्लासेस है, वहाँ मुझे कमेंट करें। आपको कोई भी दिक्कत होगी एग्ज़ाम से संबंधित, मैं आपके लिए उस डाउट को क्लियर करने के लिए हर समय तत्पर रहूँगा। तो अब आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।